हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रेलवे के मैथ के प्रीवियस क्वेश्चनों पर वीडियो डाल रहे हैं, सीरीज़ चला रहे हैं। तो आज ये हमारी 4 वीडियो पहले डल चुकी हैं और ये उसी सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। ये वो क्वेश्चन है जो रात को मैं ग्रुप में डिस्कस करता हूँ, तो दिन में मैं उनका सॉल्यूशन देता हूँ। तो दोस्तों, बीच में एक वीडियो नहीं आ पाई थी, तो ये 2 दिन पुराने क्वेश्चनों की ही वीडियो है। तो चलते हैं, देर न लगाते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो वर्ग के बारे में समझते हैं। तो वर्ग होता क्या है? तो वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। मतलब ये भी ए से दर्शाते हैं, डायमेंशन क्या दर्शाते हैं, ए से। तो चारों भुजा क्या होंगी, ए। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, सर एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है ए स्क्वायर। मतलब मुझे 2 ए की आवश्यकता होगी। अब ये क्या कह रहा है कि भुजा को 10% बढ़ा दिया गया। तो 10% की मैं फ्रैक्शन बनाऊँ तो 1/10। मान लो पहले भुजा थी 10, अब बढ़ा के कितनी कर दी गई, 11। ठीक, तो ए की वैल्यू है, तो यहाँ पे 10 है, तो क्या आ जाएगा 10 × 10। तो 10 × 10 तो कितना हो जाएगा 100। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 × 11 तो कितना हो जाएगा 121। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले 100 था, अब कितना हो गया 121। तो 21% की वृद्धि हुई है। भाई 100 पे 21 बढ़ रहा है, तो 100 पे 21 डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, 21% की वृद्धि। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है, एक कंप्यूटर कंपनी 2 ब्रांड के कंप्यूटर एक ही दिन में बेचती है, जिस पर उसे 15,000 का लाभ प्राप्त होता है। यदि एक ब्रांड से प्राप्त लाभ कुल लाभ का 35%, मतलब 2 ब्रांड थे, एक ब्रांड से उसे कुल लाभ का 35% लाभ प्राप्त होता है, तो दूसरे ब्रांड का कंप्यूटर का ये विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। तो मेरे हिसाब से शायद इसमें क्या होगा, एक मिस्टेक नज़र आ रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट ही होना चाहिए। तो कि दूसरे कंप्यूटर का प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट कितना दोनों कंप्यूटरों का 15,000। तो एक को मिल रहा है 35% का प्रॉफिट, तो दूसरे का बताना है। तो दूसरा जब 15,000 में 35 हमने निकाल दिया तो कितना बचेगा 65। तो इसका क्या निकाल दो डायरेक्ट 65%। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। तो 15 पंजे 75 का 5, 15 छिक्के 90 और 7 97। तो दूसरे कंप्यूटर पे प्रॉफिट कितना है 9750 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन कौन सा आपका, सी। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलें आगे। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित करी। तो एम पी कितना है, तो ध्यान देना, अंकित कर रहा है तो ये क्या है, एम पी कितना है 1280। 1280 क्या है उस वस्तु का एम पी। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। उसने 10% की छूट दी, तो 10% का फ्रैक्शन बनाऊंगा। तो छूट जो दी जाती है एम पी पर दी जाती है, और छूट देने के बाद लाभ हो रहा तो एस पी का रेशियो होगा, एम पी और एस पी का। तो एम पी 10 होगा, 10 पर 9 1 की छूट तो 9 आ जाएगा। ठीक, 20% का लाभ हो रहा है तो 20% की मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो क्या बनेगा 1/5। तो लाभ जो होता है सी पी पर होता है, तो मतलब 5 की वस्तु उसने 6 में बेच दी होगी। 5 की वस्तु कितने में बेची होगी, 6 में। अब एस पी यहाँ पर 2 है, तो मुझे 18 बनाना है। तो यहाँ पर 2 की गुना करूँ और यहाँ पर 3 की, तो 3 की गुना यहाँ पर करूँगा और 2 की गुना यहाँ पर करूँगा। तो एम पी एस पी और सी पी, एम पी कितना आ गया 20 आ गया, एस पी कितना आ गया 18 और सी पी कितना आ गया 15। और जबकि उसने एम पी बोल रखा है 1280, एम पी कितना है 1280। तो 20 की वैल्यू कितनी है 1280। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। और पूछ क्या रहा है सी पी, तो सी पी क्या होगा, उसका क्रय मूल्य क्या होगा 15 × 64, तो आपका आ जाएगा 960 रुपये। तो सी पी कितना वस्तु का 960 रुपये। एक मेथड तो ये है जो जिसे अनुपात का मेथड कहते हैं। किसका कहते हैं, अनुपात का मेथड। तो ये मैंने अनुपात बना लिया और फिर वैल्यू को रख दिया, क्योंकि ये एम पी है और ये एस पी है और ये सी पी है। तो इसमें भी इसकी वैल्यू 1280, 1 की 64 आया, तो 15 × 64 तो कितना हो जाएगा 960। तो सी पी कितना है 960। इसका हम एक तरीका और देखते हैं। तो नेक्स्ट तरीका हम देखते हैं इसका। तो ये देखते हैं। तो नेक्स्ट तरीका है हमारा, ये कह रहा था, सॉरी, तो ये कह रहा था कि एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित करी। मतलब एम पी कितना था 1280 था, उस पर उसने कितने की छूट दी, 10% छूट दी। मतलब 90% में वो बेच दी, 90 की वस्तु बेच दी, 90% में बेच दी। अब ये क्या है एस पी बन गया, किस में बदल गया एस पी, तब जाके उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एस पी से मैं सी पी बनाता हूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होता था, तो कितना हो जाएगा 120। तो 100 से 100, 30 से 3 बार और ये 4 बार, और ये इसे कितनी बार काटेगा 3 2 0। तो 32 थी
96, 960 रुपये। तो 960 रुपये क्या आ गया CP। मतलब पहले ये MP है, 10% छूट दी, तो 10% छूट देने को 90 पे ये SP में बदल गए, और ये फिर बाद में केस में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉफिट दे दिया, तो प्रॉफिट से किस में बदल गया, CP में बदल गया। तो ये है इसका दूसरा तरीका। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल हमारा, तो नेक्स्ट सवाल है ये, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के का मूल्य, मतलब कॉस्ट क्या है, 1 रुपये है, 50 पैसे की फॉर्म है और 25 पैसे की फॉर्म है। कुल टोटल मूल्य कितना है, 93.75 रुपये है। जेब में कितने पड़े, 93.75 रुपये, जिनमें शामिल है 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। और उनकी संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4:5। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी जेब में 1-1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपये होंगे, 3 रुपये होंगे। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं आपकी जेब में तो कितने रुपये होंगे, 2 रुपये होंगे। और 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने होंगे, 1.25 सिक्के आपकी जेब में होंगे, मतलब रुपये होंगे। ये टोटल रुपये कितने बन गए, तो मेरा टोटल रुपये आ रहा है जुड़ के 6.25, जबकि कुल रुपये कितने, 9375। तो 6.25 बराबर कितना होगा, 93.75 के। तो एक की वैल्यू निकालूंगा तो 93.75 बटे कितना आ जाएगा, 6.25। पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो ये इसे कितनी बार काटेगा, 15 बार। तो यहाँ पर जो 1 की वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 15, तो डायरेक्ट कितनी बार काटेगा, 15। अब ये पूछ रहा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना, 3, 4, 5। तो 1 की वैल्यू 15 है, तो पहले जो 1 रुपये के हैं वो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 आ जाएंगे, और सॉरी 15 थी 45, 3 की गुणा करनी है ना, एक का मान कितना 15, और 1 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है 3, तो 3 पंजे 15 थी 45, तो कितना आ जाएगा, 1 रुपये के 45 सिक्के। और 50 पैसे के बताने तो 15 चौके 60, और 25 के बताने तो 15 पंजे 75, तो कितना आ गया, 45, 60 और 75। तो ऑप्शन कौन सा, बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5। जो फर्स्ट भाग है वो किसका, तीसरे भाग का कितना है, 3/5 है। फर्स्ट भाग की तुलना किससे की गई है, फर्स्ट भाग की तुलना की गई है आपकी, जो फर्स्ट भाग है वो तीसरे भाग का, तो फर्स्ट भाग की तीसरे इस तुलना की गई कितना, 3/5, मतलब ये 1 हो गया, 3/5, तो रेशियो कितना आ गया, 3:5 आ गया। अब आगे कह रहा है, और दूसरे तथा तीसरे भाग का, दूसरे और तीसरे और दूसरे भाग का रेशियो कितना, 4:7। तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब तक की कहानी ये है। तो इधर मैंने 5 बढ़ा दिया और इधर आ जाएगा मेरा 7। तो रेशियो में निकालने बैठूँ तो रेशियो आ जाएगा 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 7 तिया 21। तो ये टोटल जो मान आ गया कितना आ गया, 76। इसकी वैल्यू कितनी आई, टोटल जोड़ के 76 आई, जबकि कुल मान कितना है, 13 है। तो 76 की वैल्यू कितनी है, 13,680। 76 की वैल्यू कितनी है, 13,680। अब यहाँ पे मुझे 1 की वैल्यू निकालनी होगी, कितने की वैल्यू निकालनी होगी, 1 की। तो मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 13,680 बटे 76। तो 4 से काटूँ तो 19 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 4 तिये 12, 4 तिये 12, बचा कितना, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 0। अब 19 से काटता हूँ तो 19 एकम 19, बचेंगे कितने, 15, तो 152, तो 19 अट्ठे 152, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 180। तो पहले भाग कितना होगा, तो पहला भाग मेरा कितना, 21 है, पहला भाग कितना, 21। तो फर्स्ट भाग के बारे में बताना है, तो 1 का मान 180 है, तो 21 का मान कितना होगा, तो 180 गुणा 21 करूँ तो कितना आ जाएगा, 18 एकम 18 का 8, 0 तो है ही बाद में, तो 18 दूनी 36 और 1 37, तो कितना आ जाएगा, 3780। ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये, ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसे 25 दिन में कर सकता है। मतलब ए है, 2 वर्कर है ए और बी। ए तो उसे कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में, और बी उसे कर सकता है 25 दिन में। बी कर सकता है 25 दिन में।
ए और बी एक साथ काम करना शुरू किया, ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी काम को छोड़कर चला गया। अब मैं यहाँ पे टोटल कार्य निकाल लेता हूँ। टोटल कितना आएगा 75। तो इसकी क्षमता कितनी आएगी 15 पंजे 75 और 25 थी 75। दोनों ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर, तो ए बी की क्षमता कितनी है 5 3 8, मिलकर 7 दिन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगी, तो यहाँ पर दोबारा सवाल को मैं पढ़ूंगा। ए बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। मतलब काम खत्म होने वाला था तो उसके 7 दिन पहले ही बी काम छोड़कर चला गया। तो बी की क्षमता कितनी है 3, तो गया कितने 3 क्षमता बी की, और गया कितने दिन पहले 7 दिन पहले। तो मतलब अपना 21 कार्य है, 7 दिन का कार्य है वो छोड़कर चला गया, जो किसको करना होगा ए को करना होगा। किसको करना होगा ए को करना होगा। पहले से ही काम कितना है 75, पहले से ही काम कितना है 75 और प्लस 21 में जोड़ दूं तो टोटल कार्य कितना हो गया 96। टोटल कार्य कितना हो गया 96। अब तो दोनों की क्षमता कितनी है 8, तो दोनों अगर 96 कार्य करें तो कितने दिन लग जाएंगे 12 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे 12 दिन। लेकिन ये पूछना चाह रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया था, तो टोटल कार्य तो 12 दिन में कर रहे हैं। अगर वो 7 दिन कार्य छोड़ जाता है तो 7 दिन पहले छोड़ कर जा रहा था तो कितने दिन काम करा होगा बी ने 5 दिन तक बी ने ए के साथ कार्य किया होगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा बी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये, एक स्पोर्ट एक्सेसरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपये के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है। मतलब कोई दौड़ प्रतियोगिता है, उसका प्रवेश शुल्क जो एंट्री फीस है वो कितनी है 200 रुपये है। तुरंत के साथ तुरंत कितना 200 रुपये। वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद रखते हैं, मतलब वो 300 फार्म आने की उम्मीद रखते हैं कि हमारे दौड़ में बच्चे कितने प्रविष्टि कितने फार्म आ सकते हैं 300। और प्रतियोगिता के दिन केवल 200 हुए। मतलब उम्मीद थी 300 फार्म आने की, उम्मीद कितनी थी टोटल 300 फार्म आने की, लेकिन प्रतियोगिता जिस दिन थी उस दिन कितने फार्म आए सिर्फ 200 फार्म आए। ठीक जी। अब ये कहना चाह रहा है उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षाओं की तुलना में प्रवेश में उन्हें कितनी कम पैसा मिला। मतलब जो 300 बच्चे आ रहे थे अब 200 आ रहे हैं, तो उन्हें कितना पैसा कम मिला। अब जो 300 बच्चे आते तो एक बच्चे 200 लेते तो कितने का मैटर बैठता 60,000 का मैटर बैठता। टोटल 60,000 रुपये उनके पास आते। अब लेकिन 300 में 200 बच्चे आए और 200 से कितना लेंगे 100 रुपये बच्चा लेंगे, तो कितने के आए वो बच्चे 40,000 के। तो नुकसान कितने का हुआ उनका, अपेक्षा कितने पैसे कम मिले उनके 20,000 रुपये कम मिले। कितने पैसे कम मिले 20,000 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा होगा डी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है, पी एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है। पी एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है और 5 महीने बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उसमें जुड़ जाता है। मतलब पी है और क्यू है, पी है और क्यू है। पी ने निवेश किया 35,000 का, पूंजी लगाई 3500 की, सॉरी 35,000 नहीं 3500 की पूंजी लगाई। अब 5 महीने बाद, अब इस पर महीने खोलें तो पी ने 12 महीने ही लगाया होगा, क्योंकि 5 महीने मतलब क्यू के लिए बोल रहा तो महीने खोल दिए। तो 5 महीने बाद क्यू निवेश कर रहा है, ने कुछ निवेश किया। तो मैं निवेश का क्या कर लेता हूँ, मनी एम लिख लेता हूँ। मनी कुछ लगाई उसने कुछ महीने बाद, 5 महीने बाद उसने कुछ मनी लगाई। तो 5 महीने बाद लगा रहा तो साल 12 की होती है, तो कितने 7 महीने तक लगा रहा होगा जोड़ा। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 25% एक्स्ट्रा है। मतलब क्यू को जो लाभ मिलेगा, किसको मिलेगा क्यू को, वो पी से 50% एक्स्ट्रा है। तो मतलब इसे 150% मिलेगा तो उसे 100% मिलेगा। तो रेशियो आ गया 3:2। मतलब इसे लाभ के तौर पर 3 मिलेंगे और इसे लाभ के तौर पर 2 मिलेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसमें क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 500, यहाँ कितना आ जाएगा 500, और ये कितनी बार काट देगा 6 बार। ठीक, तो 6 थिया 18, 18 पंजे 90। मतलब एम मतलब पूंजी कितनी लगाई है उसने 9,000। कितनी लगाई 9,000। किसने लगाई क्यू ने। पूंजी कितनी लगा रहा 9,000 लगा रहा है। कुछ आया समझ। देखो पी एक व्यवसाय में 3500 रुपये लगा रहा है। ठीक, 5 महीने बाद क्यू कुछ निवेश करता है। 5 महीने बाद उसने कुछ मनी लगाई, एम से डिनोट करता हूँ। तो 5 महीने बाद लगाई, तो साल में कितने महीने होते हैं 7, 12। तो 12 में से 5 निकल गए तो 7 बचे होंगे। 7 महीने के लिए लगाई क्यू ने। अब उसे लाभ क्या मिलता, क्यू को लाभ मिलने वाला लाभ
पी के लाभ से 50% एक्स्ट्रा है, मतलब क्यू को 150% मिला, पी को 100%, तो कितना मिला 3/2 में मिला। तो क्यू को तो लाभ मिल रहा 3 और उसको मिल रहा 2, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया। अब महीने इसने क्यू के खोल दिए तो पी के महीने 12 से गुना कर दिए हमने, तो कितना काट दिया इसने 500 और इसने 6 बार काट दिया, तो 6 × 18, 18 × 5 90, मतलब एम क्या क्यू का जो धन है कितना है 9,000 रुपये। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ऑप्शन कौन सा आपका सी। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस टाइप का सवाल मैं चौथा पांचवा करा रहा हूँ आज, और ये आज मेरा लास्ट सवाल है। इसके अलावा मैं बाद में ऐसा सवाल नहीं कराऊंगा, तो ये ऑप्शन से करता हूँ। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 35 दिन में कर सकते हैं। मान लिया मैंने कुल कार्य भी कितना है 35, तो इनकी पावर जो निकल गई, क्षमता जो निकल गई, क्षमता निकल गई 1। मान लिया एक दिन में दोनों ने एक काम करा तो 35 दिन तक काम खत्म कर दिया। अब यहाँ से कहानी पलटती है। यदि ए अकेली काम करती है और उस काम का 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़ चली जाती है। मतलब ए ने अकेला कार्य शुरू किया और काम का 4/7 भाग को पूरा करके शेष काम बी के लिए छोड़ गई। इस प्रकार जब बी ने काम ये किया तो इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में कितने दिन लग गए, दोनों को 114 दिन लगे। तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है कि जो ए की जो क्षमता है, किसकी क्षमता है, ए की जो क्षमता है वो बी से अधिक है। ए की जो पावर है बी से अधिक है। मान लिया बी एक काम करता है तो ए उससे ज़्यादा करता है, 1.5 करता हो गुण, या एक ज़्यादा 2 करता हो, ठीक। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन उठाना है। तो आगे कह रहा है ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेला सारा काम पूरा करना में कितने दिन लगेंगे, मतलब ए द्वारा कार्य कराया जाए तो कितना समय लगेगा। तो ये ऑप्शन ए के होंगे सभी। तो पहला ऑप्शन उठाता हूँ 45 दिन। मान लो ए को 35 कार्य करने में कितने दिन लग रहे हैं 45 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं 45। तो यहाँ पे क्षमता कितनी आ रही है 5/9, 5/9। तो ए की क्षमता 5/9 है, ठीक। तो यहाँ पर बी की क्षमता कितनी आएगी, टोटल क्षमता 1 है, ए और बी की क्षमता 1 है, ये 1 से कम है। तो कितनी आएगी, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 में से मैं घटाऊँगा तो बी की क्षमता आ जाएगी। ये तो ए की क्षमता है और बी की क्षमता मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा 4/9, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि ए कुल कार्य का 4/7 भाग करता है। तो कुल कार्य है मेरा 35 का कितना कर रहा है 4/7 भाग कर रहा है, 7 × 5 = 35, मतलब ए कर रहा है 20 काम। ए कितने कर रहा है 20 काम। अब देखते हैं 20 काम कराकर ए को 20 काम इस क्षमता से कराएं तो 5 नीचे रहेगा, 9 ऊपर रहेगा, ठीक जी। तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 9 चौक 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब बी है, बी की क्षमता ये है, ठीक। तो शेष कार्य बी करेगा। तो शेष कार्य 20 तो ए ने कर दिए और शेष कितने बचे 15 कार्य किस क्षमता से करेगा 4/9 से। तो 4 नीचे रहेगा, 9 ऊपर जाएगा, तो ये 4 नहीं काटेगा, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए नहीं होगा, क्योंकि सटीक आंसर आ रहा है, पॉइंटों में आंसर नहीं आ रहा। तो दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन है, तो इसके लिए मुझे मिटाना होगा। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा ऑप्शन है हमारा बी। तो बी को रख के देखते हैं। तो मान लो ए 35 कार्य कितने दिन में कर देता है, ए ने 35 कार्य कर दिए 42 दिन में। कितने दिन में 42 दिन में। तो ए की क्षमता कितनी आ रही है 5/6, 5/6। तो यहाँ पर बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 में से मैं घटाऊँ तो 1/6। तो ए को कितना कार्य करना है, कुल कार्य का 4/7, तो कुल कार्य 35 का कितना करना है 4/5, 7 करना है, तो कितना करना है 20 कार्य करना है। ए को कितना करना है 20 कार्य। तो इस क्षमता से मैं 20 कार्य कर रहा हूँ, तो 5 नीचे रहेगा और 6 ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4, 6 चौक 24। कितने दिन में ख़त्म कर देगा 24 दिन में। तो शेष कार्य कौन करेगा बी। तो 20 कार्य ए ने कर दी, तो शेष कितने बचे 15 कार्य कर रहा है बी किस क्षमता से 1/6 से। तो 6 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, तो कितना आ जाएगा 15 × 90। दोनों को मैं जोड़ूँ तो 100 कितना बनता है 14। मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं अलग अलग 114 दिन में। और जो कि हमारा यही आंसर क्वेश्चन में दे रखा है कि कुल दोनों को कितने दिन लगते हैं 114 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है बी से हमारा क्लियर हो रहा है कि 114 दिन निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है और क्यू
और आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। मान लो पी कर सकता है 4 घंटे में। आगे कह रहा है क्यू और आर, क्यू प्लस आर मिलकर कितने में कर सकती हैं 3 घंटे में। और एक और बात बोल रखी है पी और आर, क्या पी प्लस आर मिलकर इसे कितने दिन में कर सकते हैं 2 घंटे में। तो ये पी 4 में कर सकता है, पी प्लस आर 2 घंटे में कर सकता है, क्यू प्लस आर कितने में कर सकता है 3 घंटे में। मैं इनका टोटल कार्य लगा लूँ 12, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 3। मान लो एक दिन में 3 कार्य करता होगा। इसकी क्षमता कितनी आ रही है 6 और इसकी क्षमता आ रही है 4। अब ये कह रहा है यदि क्यू अकेला इस काम को करे तो उसे इस काम को पूरा करने में कितने समय लगेगा। तो P का 2 है और P और R का कितना है 6, तो R का भी कितना है 3 आएगा। मतलब P का तो दे दिया 2 क्षमता और मैं R की निकालने लगूँ तो P और R की क्षमता 6 है, उसमें P की 3 है तो R की कितनी होगी 3, सॉरी P की भी 3 क्षमता है। ठीक, अब Q की क्षमता मैं निकालूंगा तो R की कितनी है 3 और R और Q की क्षमता कितनी है 4, तो 4 में से मैं 3 घटाऊंगा तो Q की आ जाएगी 1। तो कुल कार्य कितना है 12। Q से करा रहे हैं तो Q की क्षमता कितनी है 1, तो कितने दिन में भाग करेगा 12 दिन में। मतलब एक दिन में एक काम खत्म करेगा 12 दिन में, 12 घंटे मान लो या 12 दिन, तो 12 घंटे इसका आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। प्रतिशत मतलब आर से दर्शाते हैं दर को, और एन बक दोनों क्या बराबर हैं, आर और एन क्या है बराबर हैं। तथा एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, एक राशन पर साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन मतलब पी का, प्रिंसिपल का 9/16 है। मतलब 9/16, ये 9 होगा, ये कितना हो जाएगा 16 है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, आर और एन बराबर है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर P मतलब प्रिंसिपल इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। 100 क्यों आता है, क्योंकि आर प्रतिशत में होती है, प्रतिशत हटाऊंगा तो 100 नीचे आएगा। अब यहाँ पर हमें आर की वैल्यू लिखानी है, तो SI कितना मेरा 9, ठीक, 100 इंटू में आएगा 100, नीचे क्या आएगा P आएगा, नीचे क्या आएगा P आएगा, तो P कितना मेरा 16 और इंटू एन की वैल्यू क्या है R और इसकी वैल्यू क्या है R। तो मुझे R डबल R निकालना है तो कितना हो जाएगा R² हो जाएगा। तो ये इसमें अंडर रूट में आएगा तो कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट में निकालूंगा तो इस पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 100/16 का अंडर रूट। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी तो ये R की वैल्यू निकल कर आएगी, तो R का मान कितना आएगा 3 इंटू 10/4 और ये कितना हो जाएगा 15/2%, 15/2%। तो कितना हो जाएगा C ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है फिर एक निश्चित धनराशि P का 8% प्रति वर्ष दर से साधारण ब्याज P का 9/16वां भाग है। P मतलब मूलधन है, P मतलब मूलधन है। तो यहाँ पर जो SI है और P है, P का कितना 9/16, तो ये 9 है, ये कितना होगा 16। तो आपका साधारण ब्याज कितना है 9 और P क्या है 16। यदि R और वर्षों की संख्या N के बराबर हो तो, मतलब यहाँ पे क्या है R बराबर है N के, तो N का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर R को N बना देना, तो फॉर्मूला है SI बराबर P इंटू N इंटू R/100। ठीक, SI मेरा कितना दे रखा है 9, ठीक, और इंटू में आ जाएगा 100। मुझे N निकालना है तो एक N यहाँ आएगा और एक R का ही, R की जगह मैं क्या रख दूंगा N। तो मुझे N निकालना है तो क्या हो जाएगा N², N क्या हो जाएगा N², तो नीचे चला जाएगा P, तो P की वैल्यू है 16। तो ये अंडर रूट में जाएगा तो N की वैल्यू आ गई 9 इंटू 100/16। सॉरी मैं इसे अलग कर लेता हूँ, देखो। तो यहाँ पर N की वैल्यू आएगी 9 इंटू 100/16 का अंडर रूट। तो इसमें से क्या निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा, तो 3 इंटू 10 30, 30/4, 30/4, 30/4 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा 7.5। तो N क्या है मेरा, मतलब समय कितना है N 7.5, 7.5। तो नेक्स्ट सवाल है ये 101 वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश किया गया कि जिसमें 10% की दर से साधारण ब्याज मिलता है, मतलब 100 रुपये। प्रिंसिपल कितना 100 रुपये, R कितना मेरा 10%, R कितना मेरा 10%। तो निवेश कर रहा हूँ, यदि मैं 1 वर्ष के लिए मान लूँ N कर दिया, 1 वर्ष के लिए निवेश, तो जो मेरा साधारण ब्याज होगा इस पर कितना मिल जाएगा 100 पर
10 तो कितना मिल जाएगा, 10 रुपये मिल जाएगा। साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, 10 रुपये। अब आगे कहानी बदल रहा है। एक और 100 रुपये का निवेश 1 वर्ष की ऐसी योजना में किया गया, मतलब एक और है, पी का मान कितना है, 100 रुपये, ठीक जी। 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए ऐसी वार्षिक ब्याज मिलता है 10% की वार्षिक ब्याज। इसमें भी आर कितना है, 10% की वार्षिक ब्याज। लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवर्ती होता है, मतलब ब्याज जो लगेगा वो आधी वर्ष के लिए लगेगा, मतलब छमाही होगा। तो छमाही 1 वर्ष में कै छमाही होती हैं, 2 छमाही, तो n हो जाएगा 2, और दर क्या हो जाएगी, आधी कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी हाफ 5%। और चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरी योजना के तहत प्राप्त होने वाला ब्याज पहले योजना से कितना अधिक है। हमें क्या लगाना है, इसका CI लगाना है। क्या लगाना, CI। रुपये हैं आपके पास 100, दर है आपकी 5% का मैं बनाऊँ 1/20, मतलब मैं पहली साल में इसका 1/20 लगा लूँ, 1/20 रुपये से रुपये लगाने लगूँ, कितना ब्याज मिलेगा, तो मुझे मिलेगा पहली वर्ष 5, दूसरी वर्ष में कितना मिलेगा 5, लेकिन ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो इस वर्ष में 1/20 लगा लूँ तो कितना मिलेगा, 25 पैसे। कितना मिलेगा, 25 पैसे। ये क्या है, CI और SI आपका 10, और CI कितना है 10, 5 और 5 10 और 25 10.25, तो कितना एक्स्ट्रा है, तो CI कितना एक्स्ट्रा है, तो CI है 0.25 पैसे, मतलब कितने पैसे एक्स्ट्रा है, 25 पैसे एक्स्ट्रा है। CI साधारण ब्याज से कितना एक्स्ट्रा है, 25 पैसे एक्स्ट्रा है। जब भी अर्धवार्षिक बोलता है तो समय तो हो जाता है दुगना और दर हो जाती है हाफ, ठीक। छमाही बोलते हैं अर्धवार्षिक को, 6 महीने काउंट करा तो समय तो हो जाएगा 2 गुना, क्योंकि 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है, 2, और दर ही उसी के हिसाब से कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज से कितना कम है, 25 पैसे कम है। तो यही पूछना चाह रहा है, कितना अधिक होगा चक्रवृद्धि ब्याज, 25 पैसे अधिक होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब जो फादर है वह सन से कितना 3 गुना बड़ा है, 3 1। अब आगे कह रहा पुत्र की आयु अपनी माता की आयु से की 3/8 है, मतलब सन जो है वो मदर से कितना है, 3/8, मतलब सन 3 है तो मदर कितनी है, 8 है, ठीक। इधर 1 बढ़ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इनका रेशियो कितना आ गया, तो 3 3 9, 3 एकम 3, 8 एकम 8, मतलब मदर का अनुपात कितना 8, सन का कितना 3, फादर का कितना 9। अब आगे बोल रखा है कि पिता और माँ की आयु में अंतर कितने का, 4 वर्ष का, और पिता कितना 9 और माता कितना 8, तो इनकी आयु में अंतर कितने का, 1 बराबर, मतलब वास्तव में 4 वर्ष के। तो ये पूछ रहा है तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो 1 की वैल्यू मिल गई हमें, तो पुत्र की आयु क्या, सन की आयु है हमारी 3 × 4 बराबर कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। तो पुत्र क्या होगा, 12 वर्ष। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 वर्ष, मतलब ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मतलब चांदी की मात्रा कितनी है, 15% है। किसी मिश्र धातु में चांदी की मात्रा कितनी है, 15%। आगे बोल रहा है मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है, कोई भार है, मिश्र धातु है, उसका कोई भार है, कोई वेट है, तो उसमें से कितनी चांदी निकाल ली मैंने, 51 ग्राम चांदी निकाल ली। तो दूसरे धातु का मात्रा, तो इसमें क्या बताना है, तो दूसरे धातु की मात्रा बतानी है। तो एक बात बताओ, 15% था और लिख ली कितनी है, 51, तो 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 15% की वैल्यू आ गई 51 ग्राम के। 1% की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 51/, कितना आ जाएगा, 51/15, ठीक जी, 51/15। तो दूसरा मेटल तो 85% है, क्योंकि मिश्र धातु में 15% चांदी है, तो दूसरा कितना होगा, 85। दूसरी मिश्र धातु है वो कितनी होगी, 85। तो मुझे 85 की वैल्यू लगानी है, किसकी लगानी है, 85। 15 की वैल्यू 51 थी, तो मुझे 85 ज्ञात करनी है। तो 5 3 15 और 5 से इसे काट लूँ 17, ठीक जी, और ये कितना काट देगा इसे, 17 बार, तो 17 × 17 तो कितना आ जाएगा, 289 ग्राम। यदि किसी धातु में से 51 ग्राम तुम चांदी निकाल लेते हो तो 289 ग्राम दूसरी धातु निकल के आएगी। तो ये था हमारा सवाल। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, तो दोस्तों आज के लिए हमारे कुछ सवाल थे जो मैंने रात ग्रुप में डिस्कस करे थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ें और हम ऑनलाइन आना शुरू कर दें, ठीक। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, और ऐसी हमारी वीडियो आगे आती रहेंगी। तो थैंक यू।